हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश ढाका आपका हरियाणा जीके की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में। जो कुछ सेक्शन हमने पहले कवर किए हैं उससे आगे की बातें इसमें कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। यदि आप इस लेक्चर से जुड़ी हुई PDF चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको हरियाणा जीके की सभी PDFs और साथ ही बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। यदि आप चाहें तो अपनी तैयारी करने के लिए वहां से फाउंडेशन कोर्स या किसी भी अन्य तरीके का कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी HCS प्रीलिम्स की तैयारी को और पक्का करना चाहते हैं तो HCS की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो आपको ऐप पर ही अवेलेबल मिल जाती है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था में हरियाणा की न्यायपालिका, जैसे हरियाणा में उच्च न्यायालय, हरियाणा उच्च न्यायालय, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे रेवाड़ी ज़िले के बारे में, और उसके बाद जैसे रेवाड़ी ज़िले से पहले और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साथ हम कवर करेंगे हरियाणा में ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इन सब चीज़ों को भी इसी लेक्चर के साथ देखेंगे। तो ये लेक्चर को शुरू करते हैं। ये है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का एक फ़ोटो। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पास किया गया था। 1915 का एक अधिनियम था। उसके अनुसार 21 मार्च 1919 को लाहौर में हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कहाँ पर हुई थी। पहले इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसके पहले न्यायाधीश जो थे, पहले न्यायाधीश का नाम था सर शादीलाल। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पर दोबारा से स्थापना हुई। उस समय इसके नए मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे। 17 जनवरी 1955 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। इस समय अमरनाथ भंडारी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये कब चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। हरियाणा के गठन के समय मेहर सिंह इनके मुख्य न्यायाधीश थे। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम पे हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किरण आनंद पाल थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि महिलाओं के मामले में यदि बात करें तो कौन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इसकी बिल्डिंग को पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय किस बिल्डिंग के अंदर है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। हरियाणा में यदि पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात करें तो हरियाणा में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का नाम है पंचायती राज अधिनियम 1994। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम को 22 अप्रैल, अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है 22 अप्रैल 1994 में इसको इनेक्ट किया गया। इसके बाद अगर बात करें हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कार्यरत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मतलब है सबसे नीचे हरियाणा में ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके ऊपर ब्लॉक समिति होती है और सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। ये 3 टियर हैं ग्राम पंचायत के। तो तीनों के तीनों जो स्तर हैं वो हरियाणा में लागू हैं। ये इसका मतलब यहाँ पे ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 6512 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि गांव की संख्या 6814 है। कुछ ऐसे इतने छोटे गांव हैं जहां पर ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। उन गांवों को दूसरे गांव की पंचायतों के तहत लिया गया है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 500 गांव में वोटर होने चाहिए, और साथ साथ एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 6 या अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। हरियाणा में एक साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य होता है, एक 24 अप्रैल को और दूसरी 2 अक्टूबर को। वर्तमान में हरियाणा में पंचायत समितियों की संख्या 126 है। तो ग्राम पंचायतों के बाद पंचायत जो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होती है उनकी संख्या 126 है, और जिला परिषदों की संख्या 21 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में, क्योंकि जो पीछे का आप पैटर्न देखेंगे हरियाणा सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली वहाँ पे क्या किया गया है, फैक्चुअल चीज़ों को ठीक ठाक वहाँ पे वैल्यू दी जाती है। तो
हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे सीधा पूछ ले कि हरियाणा में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषदों की संख्या निम्नलिखित है, तो उस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पंचायती राज चुनाव में भारत का पहला राज्य हरियाणा था जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया। इस नंबर पे हरियाणा ने पहली बार ऐसा किया। राजस्थान के पश्चात हरियाणा भारत देश का दूसरा राज्य है जिसने पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की। तो कम से कम कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अप्लाई करने वाला सेकंड स्टेट जो है वो हरियाणा है। 7 सितंबर 2015 7 सितंबर 2015 से पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता हरियाणा द्वारा लागू की गई, जिसके निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं। क्या क्या प्रावधान, उसमें क्या क्या तरीके के अलग अलग जो प्रोविजंस है वो क्या रखे गए हैं वो समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि अगर कोई पंचायती में चुनाव में सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो वो कम से कम 10वीं पास वो होने चाहिए। तो अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं और जो बेसिकली जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका जो काम है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तब आप सरपंच के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकते हैं बेसिकली। दूसरा, पंचायती राज में महिलाओं और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। ये भारत सरकार के मामले में ये 33% है और बाहर हरियाणा में ये 50% है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत पंचायती राज अधिनियम के अनुसार महिलाओं को कितना रिजर्वेशन है, तो 33%। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार तो 50%। उम्मीदवार के घर में कार्यात्मक एक फंक्शनल टॉयलेट होना जरूरी है, मतलब घर में काम करता हुआ एक टॉयलेट हो, मतलब जिसका यूज किया जाता हो। किसी सहकारी समिति, किसी बैंक या बिजली बिल जैसे किसी भी मामले में बकाया भुगतान करने में कोई दिवालिया या विफलता नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपने कोई अपना बिल नहीं भरा है या बहुत सारे कोई बैंक के पैसे वगैरह आपने रखे, मतलब डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए बेसिकली। उम्मीदवार का चरित्र साफ होना चाहिए। इसी तरह भारत में किसी भी अदालत में आरोप में ऐसा कोई पत्र उसके खिलाफ दायर न किया गया हो जिससे उम्मीदवार के खिलाफ 10 साल तक की कैद हो सकती हो। मतलब उसने कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं किया है या फिर उसके ऊपर आरोप भी लगा है कि आपने, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे इंसान भी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ हो या केस आपका जजमेंट आ चुका हो। बेसिकली यहाँ पे अगर ये भी कह दिया ना कि भाई इसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, इतना बड़ा इसके खिलाफ कोई मतलब पर्चा दर्ज हुआ है, तो बेसिकली वो भी इंसान यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में स्थित है। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में बनाया गया था। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव हरियाणा का हिसार जुगलान गांव है। वे तो थे हरियाणा के पंचायती राज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे कुछ जो हरियाणा में जैसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ घटनाएं घटी थी तो उनके हिसाब से चीज़ें ली गई हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए राज्य बिल की खपत में ग्रामीण निकायों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर 2% पंचायत कर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लगाने का फैसला किया है। इस कर को एकत्रित करने की जिम्मेदारी जो है वो बिजली विभाग की होगी। तो इसको इकट्ठा करेगा कौन? बिजली विभाग 2% कर इकट्ठा करेगा हर उस पे, और उसके बाद उसको पंचायत टैक्स के रूप में लिया जाएगा और फिर पंचायत को दे दिया जाएगा। हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधियों को अपनी जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। इस विधेयक में 3 मुख्य बातें की गई हैं। पहला, इसके अंदर वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है राइट टू रिकॉल। इसको हरियाणा सरकार में और भी बहुत सारे राज्य हैं भारत के जिन्होंने पहले लागू किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके जो गांव का सरपंच है या कोई भी तीनों लेवल में से कोई भी, और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप उसको वापस बुलाने का अधिकार रखते हैं। मतलब उसका टर्म अभी पूरा नहीं हुआ 5 साल, उसके बावजूद उसके खिलाफ कुछ मतलब बेसिक से कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो उसके बाद उसको वापस पद छोड़ना पड़ेगा अगर वो अच्छे से काम नहीं करता और ठीक ठाक पब्लिक चाहती है कि ये आदमी यहाँ पे इस पद पे नहीं रहना चाहिए। दूसरा है, महिलाओं को पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन, और विधेयक में पिछड़े वर्गों के लिए अधिक वंचितों को के बीच अधिक वंचितों को 8% आरक्षण प्रदान किया गया। तो पिछड़े वर्ग में जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनको 8% रिजर्वेशन पंचायतों में दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वापस बुलाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर चुना जाता है, जनता को लगता है वह अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जनता 50% जनता उसके खिलाफ लिखकर शिकायत कर सकती है। इसके बाद एक सीक्रेट बैलेट में उसकी वोटिंग होगी। यदि उसके खिलाफ 2/3 बहुमत
आ जाता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि 50% जनता को तो साइन करके देने हैं, और फिर उसके बाद जब उसको दोबारा से जब उसके खिलाफ वोटिंग होगी तो 2/3 मेजोरिटी पास होनी चाहिए कि हाँ ये आदमी अच्छे से काम नहीं करता, तब उसको वापस बुलाया जा सकता है। हरियाणा में 74वां संविधान संशोधन 1 मार्च 1994 को लागू किया गया था। ये नगर पालिकाओं के लिए था। 50,000 से कम जनसंख्या वाले स्थान को नगर पालिका, 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल, और 3 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या क्षेत्रों को नगर निगम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में वर्तमान में नगर पालिका 57 है, 57, नगर परिषद 21 है तथा नगर निगम की संख्या 11 है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि किस तरीके से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस किस की संख्या कितनी कितनी है, तो उस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फैक्चुअली इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाली गई है ताकि आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, दिखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको याद होती चली जाएंगी। हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद है, जिसकी स्थापना 1994 1994 में की गई थी। गुरुग्राम में 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। पानीपत, करनाल, पंचकुला, हिसार, अम्बाड़ा, यमुनानगर, रोहतक को 2010 में नगर निगम घोषित की गई। ये सभी शहर 1 जून 2015 को सोनीपत तथा मानेसर को 23 दिसंबर 2020 को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो बेसिकली सबसे नया जो नगर निगम हरियाणा में वो मानेसर है, और इस मानेसर के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम हो गए हैं। तो और सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद है, लेकिन हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो है वो भी फरीदाबाद है। तो शहर और नगर निगम की बात करें तो सबसे बड़े नगर निगम और सबसे पुराने नगर निगम में तो सबसे बड़ा है फरीदाबाद, शहर में भी सबसे बड़ा, लेकिन जिले के आकार में सबसे छोटा जिला है। हरियाणा सरकार ने केवल शहरी क्षेत्रों की कृषि के लिए उपयोग की गई भूमि पर कोई भी संपत्ति कर नहीं लगाने का फैसला किया गया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने केवल संपत्ति कर के अनुभाग में संशोधन करके कृषि को इस्तेमाल की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। तो अगर कोई अर्बन एरिया है जहाँ पर मतलब जैसे मान लो शहरी एरिया है कोई, और वहाँ पर किसी ज़मीन पर खेती की जाती तो उस ज़मीन पर टैक्स नहीं लिया जाता। ये जो है ये रूल बनाए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये है अगला जो अगर बात करें तो रेवाड़ी जिले की आज हम बात करेंगे। तो रेवाड़ी जिले के बारे में, ये रेवाड़ी का मैप है, ये रेवाड़ी का एक डिस्ट्रिक्ट को ही बड़ा करके दिखाया गया है। ये रेवाड़ी का तहसीलों का मैप है। रेवाड़ी की जो स्थापना है जिले के रूप में 1 नवंबर 1989 को हुई थी। बलराम जो थे श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे, बलराम के ससुर राजा रेवत ने अपनी पत्नी रेवती के नाम पर शहर का नाम रेवतवाड़ी या रेवतवारी लिखा था, जो बाद में रेवाड़ी बन गया। इसका पुराना नाम वीरों की नगरी, रेवतवाड़ी, पीतल की नगरी, अहीरवाल का लंदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेवाड़ी नगर कौशल को पहली ऐतिहासिक तालिका में लाने का श्रेय फिर हेमू को दिया जाता है। मतलब जैसे ऐतिहासिक तौर पे अगर इसका नाम देखा जाए तो हेमू नाम का जो एक राजा था वो यहाँ पे इसको एक हिस्टोरिकल इसने इम्पोर्टेंस इसको दी थी। रेवाड़ी को वीर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से रेवाड़ी में एक एम्स बनाने की घोषणा की है, जो हरियाणा का दूसरा एम्स होगा। जो पहला है वो बाढ़सा झज्जर में खोला गया है और दूसरा जो है वो रेवाड़ी में खोला जाएगा। पंडित प्रहलाद शर्मा ने 1928 में रेवाड़ी से ज्योतिष नामक समाचार पत्र का विमोचन शुरू किया था, और 13 जनवरी 2015 को भारत में पहली बार रेवाड़ी से रोहतक के बीच सीएनजी डेमो ट्रेन भी चलाई गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रेलवे का। युद्ध संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है, वो बहुत फेमस एक युद्ध संग्रहालय है जो रेवाड़ी में स्थित है। इसको देखेंगे। आर्य समाज की पहली शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में खोली थी। दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का। रेवाड़ी रियासत यहाँ से क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम तथा गोपाल देव ने किया था। नानोड़ के पास नवंबर 1857 में राव तुलाराम अंतिम लड़ाई लड़ी थी राव तुलाराम ने, और काबुल चले गए थे। 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु हुई थी। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसकी याद में मनाया जाता है। राव तुलाराम 1857 की क्रांति के बाद कहाँ चले गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री में आ जाते हैं। ये राव तुलाराम का फोटो है जो एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ में इनका एक डाक टिकट भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे रेवाड़ी में नाहड़ या नाहर जो है वो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। घंटेश्वर महादेव मंदिर भी रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ये रेजांगला युद्ध स्मारक है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक लड़ाई हुई थी रेजांगला, जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है। वहाँ पे एक चूसलू नाम की एक घाटी है। उस घाटी के अंदर जैसे चाइना की तरफ से अटैक हुआ था, तो इन्होंने कुछ सैनिकों ने, ये पूरी की पूरी जो बटालियन थे रेवाड़ी की थी, तो इन्होंने पूरी की पूरी बटालियन ने
उसके खिलाफ जमकर मुकाबला किया था और लगभग जितनों की भी डेथ हुई थी सबकी मतलब चेस्ट में ही गोली लगी हुई थी। तो ये देखा गया था कि इन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ना कि ये पीठ दिखा के भागे थे। इसके लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे और इसके साथ साथ इनके यहाँ पे रिजांगला युद्ध स्मारक जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। ये मेमोरीज ऑफ रेजांगला है, जो रेजांगला की कहानी है उसको बेसिकली बताया गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसका निर्माण 1873 में हुआ था। हरियाणा की पहली रेल 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक ही चलाई गई है। ये रेवाड़ी जंक्शन का फोटो है। रेलवे विरासत संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है। इसके अंदर एक रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव शेड है। भारत में हरियाणा में जो रेवाड़ी शहर में एक रेलवे संग्रहालय 1893 में निर्मित हुआ था। ये भारत का एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव शेड है और इसमें भारत के कुछ अंतिम जीवित भाप इंजनों के साथ साथ दुनिया का सबसे पुराना 1855 में निर्मित स्टीम लोकोमोटिव द फेरी क्वीन नाम से भी एक इंजन यहाँ पे रखा हुआ है। ये इनका फोटो है। तो ये अलग अलग तरीके के जो इंजन हैं वो दिखाए गए हैं। ये अकबर नाम का इंजन है, तो इस टाइप से दिखाया गया है। और साथ में ये है, ये रेल संग्रहालय का फोटो है। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है वो मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। बड़ा तालाब या राव तेज सिंह का जो तालाब है वो भी रेवाड़ी में आपको देखने को मिलता है। तो टूरिस्ट प्लेसों की बात करें तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देश की पहली गौशाला 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में खोली थी। ये उसका फोटो दिया गया है। तो इसको भी आप, ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जानी चाहिए। हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना हरियाणा राज्य गौ सेवा अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत की गई थी, जो राज्य में गाय के संरक्षण और कल्याण के लिए हरियाणा राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य गाय के वध और क्रूरता के निषेध संबंध में कानूनों के उचित क्रियान्वयन के लिए काम करना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाद में हरियाणा सरकार ने जो गौ हत्या को बाद में उन्होंने वध को बेसिकली बाद में कानूनन तौर पे अवैध घोषित किया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, ये गो सेवा आयोग जो है ये कब बनाया गया, किस एक्ट से बनाया गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो लास्ट तक देखा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच।